आदाब, नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मोनिस अनवर। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव में भुनाने का प्रयास किया, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए इतना असरकारी साबित नहीं हुआ। हालात ये बने कि भाजपा को अयोध्या सीट पर मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा को अयोध्या में शिकस्त मिली। भाजपा का दावा था कि वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। इसके लिए भाजपा ने खुद को राष्ट्रवादी और राम भक्त होने का भी दावा किया, लेकिन अयोध्या की हार ने बीजेपी के हिंदुत्व वाली सियासत पर करारा तमाचा मारा है। अब देश भर में लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक अयोध्या वासियों को बुरा भला कह रहे हैं। खुद सोनू निगम, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने अयोध्या के लोगों को एक्स पर खूब कोसा और सोनू निगम के बाद सोशल मीडिया पर एक भीड़ सी लग गई जिन्होंने अयोध्या के लोगों को बागी, धोखेबाज और नकली हिंदू तक कहा। लेकिन अयोध्या के लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया, जानने के लिए रुख करेंगे मेरे साथी रहीम की तरफ, जो टॉपिक पर एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ लेकर मेरे साथ जुड़े हैं। जो राम को लाए हम उन्हें नहीं लाएंगे। अयोध्या वासियों के इस फैसले से देश भर में कई लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर कई अंधभक्त अयोध्या के लोगों को अब गालियां भी दे रहे हैं। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं अयोध्या वासी, उसी थाली में छेद करते हैं। लेकिन यह जनता का मैंडेट है, उनको यह आज़ादी है कि वो अपने सही और गलत अपने लिए वो खुद चुन सकते हैं। अयोध्या वासियों ने अपने लिए बीजेपी के अवधेश प्रसाद को अपना सांसद चुन लिया है और साथ ही देश भर के लोगों को और बीजेपी को यह संदेश दिया कि राम तो हमारे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को हम सबक सिखाना चाहते हैं। अयोध्या के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर वोट किया और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया, क्योंकि अब वास्तव में हिंदू जाग चुका है। मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को अयोध्या वासियों ने यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा हम खुद कर लेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरह से अयोध्या सीट पर लोगों ने वोट किया, उससे यह तो साफ हो गया है कि जनता ने अपने मुद्दों, अपनी दिक्कतों की खातिर बदलाव के नाम पर वोट दिया। आपको सोशल मीडिया पर हावी वो वीडियोस दिखाते हैं जिससे इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर चली। सीढ़ी नहीं चढ़ने देते, अंदर नहीं जाने देते राम मंदिर। हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी काम पर तो बाहर से दर्शन करके आ जाते। भेदभाव रखते, जाति ये चमार है, वो बलैये, वो धोबी है, ये भंगी, ये बसोड़ नहीं बनने देते राम। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि ना तो पानी नहीं कैसे भी लेके आओ। अच्छा। और हरिजन मोहल्ला से सुरक्षित जगह है। बात अकेले सिर्फ खेरी गांव की नहीं है। सीहोर जिले में ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर जहां पर दलित समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं आम हैं। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। का नाम, अरे राम का नाम क्या? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना राम का नाम। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जन बाहर मनेगा टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाए जो 100 साल से रह रहे थे। गरीब नहीं, तुम गरीबों को हटा रहे हो। अब यह तो क्लियर हो गया है कि इन आंसुओं ने बीजेपी को यहां पर बर्बाद कर दिया, काम तमाम कर दिया। राम के असली भक्तों ने राम के नाम पर व्यापार करने वालों को उनकी जगह पर भेज दिया। अयोध्या में बीजेपी की हार पर अखिलेश यादव ने कहा, गरीबों की बद्दुआ से बीजेपी अयोध्या हार गई। बाइट अखिलेश यादव, उसके बाद VO2। अखिलेश यादव ने कहा, लोगों के घर तोड़े गए तो जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया। जो लोग 100 साल से अपने घरों में रह रहे थे
उनको उजाड़ने का काम आपने किया, इसी की सजा अब आपको मिली है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खुद पीएम मोदी अयोध्या सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको खबर कर दी गई कि अयोध्या के लोगों को उजाड़ने का काम जिस तरह से बीजेपी ने किया, इससे जनता अब नाराज है। आपकी हार भी हो सकती है, इसलिए पीएम मोदी ने अयोध्या की बजाय काशी को ही चुना। हालांकि वहां भी अपने कद के हिसाब से बड़े मार्जिन से पीएम मोदी जीत नहीं सके। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए, प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। वही एमआईएम के असीम वकार ने कहा, भगवान राम ने अयोध्या की सीट से बीजेपी को हरवाकर बीजेपी को यह संदेश दिया कि मेरे नाम पर सियासत करना बंद कर दो, वरना सफाया अब आपका भी तय है। मैं अयोध्या की आवाम का भी पुरजोश तरीके से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, अवधेश प्रसाद जी को बधाई देता हूं। अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देकर समाजवादी पार्टी को जिताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पूरे देश को ये मैसेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नारे लगाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ये बता दिया है कि तुम नहीं लाए थे। अब एक ऐसी तस्वीर आप देखिए जिसने अयोध्या से बीजेपी की हार को यकीनी बना दिया। यह वो तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी रामलला का हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। बीजेपी ने इस तस्वीर को अपने फायदे के लिए बनाया, लेकिन लोगों ने इस तस्वीर से बीजेपी और पीएम मोदी के घमंड का अंदाजा लगाया और मतदान के दिन ये साबित कर दिया कि राम पर कॉपीराइट लगाने वालों को घर बिठाने का वक्त आ चुका है। इस बीच अयोध्या की हार पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अंधभक्त तो अयोध्या को, हिंदुओं को और श्री राम को भी अब कोसने से पीछे नहीं हट रहे। इस देश ने एक और भी बहुत बड़ा संदेश दिया। इस देश ने न सिर्फ बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त दी, पर श्रावस्ती में भी, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र लड़ रहे थे और घूम घूम कर कहते थे मेरे पिता ने मंदिर बनवाया, वहां पर भी भाजपा को हराया। ये किसकी हार है? ये हार है उन लोगों की जिन्होंने प्रभु राम को एक छोटा सा बनाकर नरेंद्र मोदी को उनकी उंगली थाम दी, जिन लोगों ने गाने बनाए हम राम को लाए हैं। प्रभु राम जो देश ही के नहीं दुनिया के कण-कण में बसते हैं, आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, उन्होंने विराट रूप धारण करके आपको हराया, क्योंकि आपको राम का पुजारी बनना चाहिए था, आप राम के व्यापारी बन गए। अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,567 वोट से जीत दर्ज करते हैं। उन्हें कुल मिलाकर 5,54,000 वोट मिलते हैं और यहां से लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट हासिल होते हैं। पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद के लिए लोगों ने यह नारा बनाया कि अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अगर पूरे देश में अब एक बार और राम को लाने के नाम पर वोट मांगे गए तो देश की जनता उन्हें दोबारा वोट मांगने के लायक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि राम को बीजेपी नहीं लाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाया, और वो फैसला जो भावनाओं की बुनियाद पर था। मेरे साथी रहीम बता रहे थे कि आखिर अयोध्या में किस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और कैसे एक विधायक ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को वहां पर पटकनी दे दी। अब दूसरी बड़ी सीट का जिक्र करते हैं जो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई थी। 2019 में कांग्रेस के सबसे बड़े योद्धा राहुल गांधी को चुनाव हराकर स्मृति ईरानी ने इतिहास बनाया। तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया, यानी कि हिसाब बराबर कर लिया। अमेठी के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ जब किसी गैर गांधी परिवार के सदस्य ने अमेठी से चुनाव जीता है। इसके पहले विद्याधर वाजपेयी और कैप्टन सतीश शर्मा के बाद किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत का श्रेय अमेठी की जनता और गांधी परिवार को दिया है।
भाजपा की हार को लेकर 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। हार का सबसे बड़ा कारण रहा अफवाहों का सही ढंग से काउंटर नहीं कर पाना। पार्टी चुनाव में कांग्रेस के सवालों, मुद्दों और बयानों का जवाब देने में पीछे रह गई। इसके बाद अमेठी के इंडी गठबंधन का जातिकरण समीकरण हावी रहा। यहां भाजपा के पुराने कार्यकर्ता इस बार चुनाव में सक्रिय नहीं रहे, तो दूसरी तरफ जो नए कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए वो अपने साथ वोटर्स को लेकर नहीं आ पाए। नए कार्यकर्ताओं के शामिल होने के कारण नाराजगी भी साफ देखी गई। और अब रुख करेंगे मेरे साथी रहीम का एक बार फिर से, और अमेठी की हार किस वजह से हुई, स्मृति ईरानी को क्यों हार का कारण देखना पड़ा, स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। अमेठी के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने चुनाव एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने यहां पर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता स्मृति ईरानी को हरा दिया, जिन्होंने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को मात दी थी। अब किशोरी लाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि वो अमेठी को अपने कार्यकर्ताओं का अपना वो मूड भांप गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिना होमवर्क के राजनीति कर रही थी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में कम आंकने का बड़ा काम कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। शुरू से ही अमेठी को बीजेपी अपने बाप की बपोती मानकर चल रही थी। यह गलती स्मृति जोशी ईरानी पर और अब बीजेपी पर सब पर भारी पड़ गई है। किशोरी लाल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं 40 साल से अमेठी में काम कर रहा हूं। इस चुनाव में मैं अपने कार्यकर्ताओं का मूड भांप गया था। इस दौरान गांधी परिवार ने भी मेरी बहुत मदद की। अमेठी में स्मृति ईरानी ने 5 साल तक सिर्फ अहंकार की राजनीति की थी, इसलिए अमेठी की जनता ने स्मृति का अहंकार देखकर उन्हें हरा दिया। हारना जीतना एक बना हुआ है, एक को हारना था, एक को जीतना था, ठीक है। तो कोई आदमी कहता है जोश बरकरार, तो अच्छी बात है। मेरा जो रोल होगा मैं वो प्ले करूंगा उसके अंदर, ठीक है। हमने लोकल मुद्दे और जिनके जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी और आवारा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे थे मेन, जो इफेक्टिव भी थे वहाँ पे। 2004 में जब पहली बार राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने, तब से लगातार किशोरी लाल शर्मा उनके साथ यहां पर आते जाते रहे। शर्मा को करीब से जानने वाले ये बताते हैं कि जब तक राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे, तब तक किशोरी लाल शर्मा का हर दूसरे तीसरे महीने अमेठी में आना जाना लगा रहता था। राहुल की हार के बाद भी उन्होंने अमेठी को नहीं छोड़ा और वहां के लोगों के संपर्क में लगातार बने रहे। वहीं दूसरी तरफ जोशी ईरानी अपने बड़बोलेपन से जनता को नाराज करती रही और अपने गुस्से से पत्रकारों को बेइज्जत करती रही। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग 2 शब्द बोलने के लिए भैया, आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। इस वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं के घमंड के खिलाफ लोगों का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार के शर्मा को स्मृति ईरानी ने नौकर, चपरासी, प्रॉक्सी, चीटी और राहुल का पीए भी कहा। लफ्जों की मर्यादा को तार तार किया। साथ ही राहुल गांधी, जो अमेठी से नहीं रायबरेली से उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ भी जोशी ईरानी हमलावर दिखी, जिससे अमेठी की जनता ने जोशी ईरानी को सबक सिखाने की ठान ली। डंडा से मार कर हम महिलाएं उनको भगाएंगे। उन्होंने हमारे गांव ग्राम दयालापुर में ही आई थी, 13 रुपए चीनी का वादा करके गई थी, मेरे घर के सामने ही आई थी, लेकिन आज 13 रुपए चीनी मिल रही है। क्या वादा पूरा की? अरे महिलाएं देखिए जो चूल्हा फूक फूक परेशान। स्मृति ईरानी जी थी, जब हमारे यहाँ 450 का सिलेंडर था, रोड पर बैठ जाती थी सब्जी और आटा लेके, चूल्हा लेके, और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चुड़िया बेचती थी। आज सिलेंडर 1200 के करीब है और वो बिल्कुल शांत है। और आज हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम सिलेंडर 500 का, हमारी सरकार 500 का सिलेंडर देने जा रही है और गठबंधन की सरकार आ रही है, और जो हम वायदा कर रहे हैं वो हमारे राहुल गांधी पूरा करेंगे। अमेठी से चुनाव जीतकर मंत्री बनने के बाद ईरानी ने मंत्री वाले कोई खास काम किए नहीं। साथ ही बीजेपी ने भी इस सीट को हल्के में लेकर सीरियस प्रचार नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के जिम्मे इस सीट को सौंपकर कांग्रेस ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जब एक रात पहले राहुल ने अमेठी छोड़कर
रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो बीजेपी चारों खाने चित हो गई और नतीजों में ईरानी भी चित हो गई। बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है, तमीज से बात नहीं करती है, मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो पिए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। अमेठी में स्मृति ईरानी को ना ही पिछड़ा वोट मिल सका और ना ही अगड़ा वोट मिल सका। 5 साल पहले यानी 2019 में स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी को करारी मात देकर सियासी इतिहास रच दिया था। लेकिन इस बार अपने आप को रानी समझने वाली स्मृति ईरानी एक प्यादे से हार गई। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इंदौर से भाजपा के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी 11,72,000 वोटों से अंतर से जीते हैं। हालांकि यहां उनका मुकाबला नोटा से था। इसके अलावा कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने असम के धुबरी से 10,12,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करके सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन असल में जीत किसकी बड़ी है और अहम है, जानेंगे मेरे साथी रहीम अहमद खान के साथ इस रिपोर्ट में। लेकिन भारत एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ और ये देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता, यह सवाल सबके जहन में है। बीजेपी दावा कर रही है कि सबसे बड़ी जीत का मार्जिन मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर रहा, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इनकी जीत का मार्जिन आपको बता देते हैं, 11,72,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन कांग्रेस अब इस बीच एक बड़ा दावा कर रही है। जीत का सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ी जीत धुबरी असम से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन के खाते में गई। रकीबुल हुसैन ने 10,12,000 से जीत दर्ज की है। अब आंकड़ों के मुताबिक तो यही लग रहा है कि बीजेपी की जीत सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अब एक और बात, कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को मात दी है, जबकि शंकर लालवानी ने नोटा को हराया है। यानी शंकर लालवानी ने इंदौर में किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि नोटा को हराया है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को लालच देकर तोड़ लिया था और लोकतंत्र के खिलाफ ही साजिश कर दी थी। हालांकि उसके बाद 2 लाख से ज्यादा वोट यहां पर नोटा को मिले। वहीं धुबरी से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने मेहनत की और उम्मीदवार को एक दमदार शिकस्त दी। रकीबुल हुसैन असम की राजनीति के पुराने नेता हैं, 6 बार के विधायक रहे, एक नए क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और 10 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत जाते हैं। 10 लाख से जीत के दावे में यूपी में PM मोदी के लिए भी किए जा रहे थे, लेकिन वो जीते महज 1.5 लाख वोट से। जबकि एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाने के लिए रकीबुल हुसैन ने नाव का इस्तेमाल किया और इधर PM मोदी के लिए तो हेलीकॉप्टर के दरवाजे जैसे खुले ही मौजूद थे। যদি আজ CID TID আহিছে কোনোবা বিজেপি UDFৰ এই CID সকলক কৈছো, CID ভাইসকল মই এই মানুহখিনিক অভয় দিছো, এই মানুহখিনিক মই কথা দিছো, আপোনালোকে এইবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কংগ্ৰেছক আপোনালোকে সংসদ কৰক। 50টা হিমন্ত বিশ্বই আপোনালোকৰ নো মেডাল লগাব নোৱাৰে। इस इलेक्शन में एक सिद्धांत लेना है आप लोगों को कि आप लोग ये अत्याचार करने वाला चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर हिमंत बिस्वा शर्मा को चाहते हैं, हमारा खुला बात है, तो आप उनका दोस्त बदरुद्दीन अजमल जी को वोट दीजिए। अगर हिमंत बिस्वा शर्मा का शासन का अंत चाहते हैं तो इस बार आप लोग सिद्धांत लीजिए, कांग्रेस का उम्मीदवार रकीबुल हुसैन हमको वोट दीजिए। हम आपको उम्मीद करते हैं, हम आपको वादा करते हैं, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार रकीबुल हुसैन को आप वोट देंगे तो हम आपको वादा करते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा 1 नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा 2 नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा 3 नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा 50
कोई आपको एक बाल बाका नहीं कर सकते हैं। ये हमारा वादा है आप लोगों के सामने। आप लोग वोट दीजिए रकीबुल हुसैन को और ये अत्याचार करने वाला चीफ मिनिस्टर का शासन का अंत कीजिए। यही हमारा गुजारिश आप लोगों को। कितनी बार ये विधायक रहे हैं? 6 बार विधायक रहे हैं। 6 बार ना, 6 बार। 6 बार इनको क्यों बार 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 जनता ने जिताया? क्योंकि इनकी राजनीति सेवा की राजनीति है, आपके लिए समर्पित रहते हैं। आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? एक बार और यहां से, डुबरी से पूरे देश में संदेश भेजो, पूरे देश में, कि भाजपा और जो भाजपा के साथ छुपी साठगांठ रखने वाली पार्टियां हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी और जनता एक ऐसी राजनीति इस देश में वापस लाएगी जो सेवा की राजनीति है, जो सच्चाई की राजनीति है और जो जनता की समस्याओं को हल करने वाली राजनीति है। धुबरी में 27 लाख वोटर्स हैं और यहाँ पर 92% वोट पड़े, जो देश भर में चर्चा का मौजू भी रहा। इसमें से रकीबुल हुसैन को 60% वोट मिले। कभी नाव और कभी बाइक से प्रचार करने वाले रकीबुल हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल को करारी शिकस्त दी। वो बदरुद्दीन अजमल जो धुबरी में सालों से सांसद हैं, उनको मात दी। अब खुद बदरुद्दीन अजमल ने भी रकीबुल हुसैन को मुबारकबाद दी है। ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन है, गुड साइन है फॉर डेमोक्रेसी। बदरुद्दीन के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू के लिए नहीं। हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है। इसका असल कीमत जो है, वैल्यू, वो डेमोक्रेटिक है। वो जिंदा रहना चाहिए, वो बाकी रहना चाहिए। हर आदमी इस मुल्क में अपने आप को सेफ समझे, अपने धर्म को सेफ समझे, अपनी धर्मीय नीति रिवाज को सही समझे, आसानी से कर सके, किसी की तरफ से जबरदस्ती उस मामले में ना हो। ये लोग चाहते हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया और इसको उनको भी मानना चाहिए और हम भी मानते हैं। मुझे 3 मरतबा जिताया, उनको 1 ही मरतबा तो जिताया अभी। वजह क्या है, इसके लिए मैडम रिसर्च करना पड़ेगा। हम लोग बैठेंगे, हमारी पार्टी बैठेगी, एक एक विषय के ऊपर हम लोग चिंता करेंगे और चिंता करने के बाद जो भी दोषी अगर मिला कोई, तो उसको हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 2026 में इलेक्शन में जाना है और फिर अपने इज्जत और अपनी साख को वापस लाना है। धुबरी लोकसभा सीट पर हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि इस बार यह सीट डिलिमिटेशन का शिकार रही। हालांकि 2004 के बाद से यहां पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के अबू ताहिर को हराया था और लगातार 2004 से लेकर 2019 के बीच बदरुद्दीन अजमल इसी सीट से जीतकर संसद में पहुंचते रहे। लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस ने सीट को अपने कब्जे में कर लिया। और रही बात सबसे बड़ी जीत की, तो यह जीत इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी की नहीं, बल्कि कांग्रेस के रकीबुल हुसैन के हक में गई है।